अन्या के तो कदम ही लड़खड़ा जाते हैं। वो सोफे के सहारे खुद को संभालती है। सामने जियान के साथ एक और बॉडीगार्ड रुद्र को सहारा देते हुए घर के अंदर लेकर आ रहा था। रुद्र के सिर के साथ साथ शरीर के कई हिस्सों पर पट्टियां बंधी थी और शर्ट पर खून के निशान थे। उसके चेहरे पर हल्के दर्द के भाव थे। रेहान भागते हुए रुद्र के पास आता है और उसे सहारा देते हुए घबराई हुई आवाज़ में कहता है, भाई भाई आप ठीक तो हो ना? क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब? इतना बोलते हुए रेहान और जियान रुद्र को सोफे पर बिठा देते हैं। रेहान गुस्से में जियान को देखते हुए कहता है, जियान कुछ बताओ, कैसे हुई भाई की ऐसी हालत, कौन था? जियान एक नज़र रुद्र को देखता है जो उसे कुछ न बोलने का इशारा करता है। ये देखकर दिग्विजय जी अपनी कड़क आवाज़ में कहते हैं, जियान हमें सच जानना है, कौन है इन सब के पीछे? दादाजी के कहने पर जियान अपनी नज़रें झुकाकर कहता है, सर हमारी रिवर कंपनी 4 दिन में होने वाली एक नई प्रोजेक्ट की मीटिंग में जाने से रोकने के लिए उन्होंने रुद्र सर पर हमला करवाया। यह सुनकर रेहान और दादाजी दोनों का खून खोल उठता है। दादाजी गुस्से में कहते हैं, माहिर सहगल, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोते को नुकसान पहुंचाने की? सामने से जीतने की तो हिम्मत नहीं है, उसे पीठ पीछे वार करने की आदत गई नहीं उसकी। इसे तो मैं इस बार नहीं छोड़ने वाला। मैं अभी कमिश्नर को फ़ोन करता हूँ। इतना बोलकर दादाजी अपना फ़ोन निकालने लगे। तभी उसके कानों में रुद्र की आवाज़ आती है, कोई कुछ नहीं करेगा। ये सुनकर रुद्र को देखने लगते हैं तो रेहान गुस्से में कहता है, नहीं भाई, इस बार तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। रुद्र सबको समझाते हुए कहता है, मुझे सामने से लड़ने की आदत है और पीठ पीछे काय लड़ा करते हैं। किसको कैसे तोड़ना है वो मुझे अच्छे से पता है, इसीलिए अभी कोई कुछ नहीं करेगा। मनाने दे उन्हें अपने ख्वाबों की जीत का जश्न। ये कहते हुए रुद्र के चेहरे पर कुछ ऐसे भाव थे जैसे उसने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा हो। नहीं, वहाँ खड़े सब उसकी बात का मतलब समझ रहे थे सिवाय अन्या के। वो तो एकटक रुद्र की चोटों को ही देख रही थी। अन्या रुद्र की चोटें देख उसका दर्द खुद में ही महसूस कर रही थी। रुद्र की वाइट शर्ट में लगे खून के निशान उसे काफ़ी चुभ रहे थे। दादाजी, रुद्र की बात से सहमत होते हुए जियान, रुद्र को उनके कमरे में ले जाओ। जियान हाँ में सिर हिला देता है और रेहान और जियान रुद्र को उसके कमरे में ले जाते हैं। अन्य एकटक रुद्र को देखे जा रही थी तो दिग्विजय जी उसके पास आकर उसके सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, अन्या बेटा, रुद्र बिल्कुल ठीक है, तुम चिंता मत करो। जिस मुकाम पर वो आज अकेला खड़ा है वहाँ उसे ऐसे छोटी मोटी खरोचों का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन वो शेर है, इसीलिए आज तक कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाया है। तो मैं एक काम करो, उसका खाना उसके कमरे में ले जाओ। अन्य दिग्विजय जी की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाती हैं, फिर अपनी आंखों में आंसू आए पहुँच वहाँ से चली जाती हैं। वो जब कमरे में आती हैं तो रुद्र सो रहा था, इसीलिए उसने उसे जगाना ठीक नहीं समझा। वो वापस नीचे आकर सबको डिनर सर्व करती हैं। आज टेबल पर अलग ही माहौल था। किसी के मन में गुस्सा तो किसी के मन में उदासी थी। वहाँ बैठे सभी जानते थे कि रुद्र ने इससे भी बड़े बड़े दर्द अकेले सहे हैं, लेकिन उसने कभी उफ तक नहीं किया। अगर दिग्विजय जी बॉस ऑफ द फैमिली हैं तो रुद्र पिलर ऑफ द फैमिली हैं। अन्य सबको डिनर करवाकर दादाजी को उनकी मेडिसिन देती हैं, फिर रुद्र के लिए खाना लेकर उसके कमरे में आ जाती हैं। वो वैसे ही कमरे में एंटर करती हैं तो उसकी नज़र सीधा रुद्र से मिलती है। रुद्र ऐसे लेटा था जैसे उसी का इंतज़ार कर रहा हो। अन्य एक नज़र उसको देखती है, फिर खाने की प्लेट लेकर उसकी ओर बढ़ा जाती हैं। वो प्लेट टेबल पर रखकर रुद्र को देखने लगती हैं। उसके राइट शोल्डर पर सबसे ज़्यादा चोट थी, इसीलिए वो अपना हाथ उठाकर खाना ही नहीं खा सकता था। ये देखकर अन्य आगे बढ़कर साइड का एक कुशन उठाकर रुद्र के पीछे लगाती है। रुद्र तो चुपचाप उसके चेहरे को ही देख रहा था। अन्य रुद्र का पिल्लो ठीक करके टेबल से खाने की प्लेट उठाती है और खाने का एक निवाला तोड़कर उसकी ओर बढ़ा देती है। ये देखकर रुद्र उसे टोकते हुए कहता है, ये क्या कर रही हो? अन्य अपने हाथ का निवाला देखकर कहती है, मुझे नहीं लगता इस एक्सीडेंट से आपकी आंखें कमज़ोर हो गई हैं। आपको पता है मैं क्या कर रही हूँ? उसका ऐसा टेढ़ा जवाब सुनकर रुद्र मन ही मन मुस्कुरा देता है। आखिर इतने दिन बाद तो अन्य ने उससे कुछ कहा था, लेकिन भाई रुद्र तो रुद्र है, इसीलिए वो उनकी अक्कड़ में कहता है, पता है इसीलिए पूछ रहा हूँ, तुम क्यों कर रही हो? मैं खुद खा लूँगा। उसके ऐसे बोलने पर अन्या उसे एक नज़र देकर निवाला वापस प्लेट में रख देती है, फिर प्लेट सामने करके उसे खाने का इशारा करती है। रुद्र भी अपने अक्कड़ में स्पून उठाता है, तभी उसके शोल्डर में होने लगता है दर्द, जिससे उसकी हल्की हाथ निकल जाती है। ये देख अन्या काफ़ी घबरा जाती है और तुरंत प्लेट टेबल पर रखकर रुद्र के शोल्डर को टच करके कहती है, क्या हुआ, आप ठीक हैं? दर्द हो रहा है?
कभी तो अपनी अक्कड़ छोड़कर दूसरों की हेल्प ले लीजिए, पर नहीं, अक्कड़ में ही रहना है, किसी की बात सुनते थोड़ी हैं। अन्या अपने धुन में रुद्र को हक से डांट रही थी, जिसका अन्या को इल्म ही नहीं था। रुद्र तो बस उसके हिलते होठ ही देख रहा था। उसके हिलते होठ रुद्र को आकर्षित कर रहे थे, लेकिन जब अन्या की नज़र रुद्र से मिलती है तो उसकी बातों पर झेप जाती है। वो इधर उधर देखकर जल्दी से खाने की प्लेट उठाकर निवाला रुद्र की ओर बढ़ा देती है। रुद्र एकटक उसे देख रहा था। अन्या उसकी आंखों में देखकर कहती है, यह मत समझो कि ये मैं आपकी पत्नी होने के नाते कर रही हूँ। ये समझो कि मैं इस घर की सर्वेंट या आपके लिए एक अजनबी हूँ। इस नाते ही सही खा लो। अन्या की बातें सीधा रुद्र के दिल पर असर कर रही थी। कहीं ना कहीं उसे अपनी कही हुई बातों पर पछतावा होने लगा था। उसने अन्या के चेहरे को देखा, जो उम्मीद से निवाला उसकी तरफ बढ़ा रही थी। रुद्र ने भी बिना कुछ कहे अपना मुंह खोल देता है और अन्या उस एक निवाले को खिला देती है। अन्या का ध्यान रुद्र को खाना खिलाने में था और रुद्र का ध्यान अन्या की आंखों पर, जिसमें बहुत कुछ था जिसे वो पढ़ नहीं पा रहा था। अन्या जल्दी से रुद्र को खाना खिलाकर उसे दवा देती है। तभी उसकी नज़र रुद्र के शर्ट पर जाती है, जिसमें खून के धब्बे थे। वो जल्दी से वॉशरूम में जाकर एक गीला टॉवल और रुद्र के कबर्ड से उसके लिए दूसरी शर्ट लेकर आती हैं और उसके सामने खड़ी होकर सोचने लगते हैं कि अब वो उसे क्या कहे, कहीं वो उसकी बात का कुछ गलत मतलब ना निकाल ले। रुद्र, जो अपने फ़ोन में कुछ मेल चेक कर रहा था, वो अन्या को अपने सामने खड़ा देखकर सवालिया नज़रों से अपनी एक आईब्रो ऊपर करके देखता है। अन्या जल्दी से उसके हाथ में पकड़ी शर्ट आगे करके कहती है, वो शर्ट आपकी शर्ट पर खून लगा हुआ है, इसे चेंज करना होगा। अन्या के बोलने पर रुद्र अपनी शर्ट को देखता है तो उसे भी ध्यान आता है कि अब तक वो उसी शर्ट में है। वो ऐसे तो सो नहीं सकता, इसीलिए वो हाँ में सिर हिलाते हुए जैसे ही उठने वाला होता है, तभी उसके कंधे में फिर का जोर का दर्द होता है। अन्या जल्दी से उसके कंधे को पकड़ फिक्र से कहती है, रुक जाइए, मैं हेल्प करती हूँ, आप हिले नहीं। रुद्र अपनी आंखें उठाकर अन्या को देखता है तो उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देती है। अन्या जल्दी से शर्ट साइड में रखकर रुद्र को थोड़ा उठाती है, पर अब प्रॉब्लम थी कि वो उसकी शर्ट कैसे खोले। ये उसके लिए काफ़ी अफोर्ड था। उसके हाथ रुद्र की शर्ट के पास जाकर रुक गए। रुद्र उसको संकोच करते हुए देख मुस्कुराने लगा। अन्या जल्दी से एक गहरी सांस ली और शर्ट के बटन एक एक करके खोलने लगी। हर बटन खोलने के बाद उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने खुद को काबू करने के लिए अपने दोनों होठों को आपस में दबा लिया, फिर धीरे से उसकी शर्ट बॉडी से अलग की, फिर शोल्डर के पास आकर वो ध्यान से शर्ट निकालने लगी। वो दोनों इतने करीब थे कि एक दूसरे की सांसें साफ महसूस कर रहे थे। रुद्र को अन्या से आती खुशबू मदहोश कर रही थी। उसका मन अन्या को अब बाहों में भरने का कर रहा था, लेकिन जब तक वो अपना हाथ उठाकर उसकी कमर तक ले जाता, तब तक अन्या जल्दी से उससे दूर हो गई। वो बिना रुद्र से नज़रें मिलाए अपने काम में लगी थी। उसने जल्दी से वो वेट टॉवल उठाया और रुद्र के परफेक्ट बॉडी को धीरे धीरे से टॉवल से साफ करने लगी। अन्या उसकी बॉडी देखकर कुछ शर्मा सी रही थी, जिससे उसके कान के साथ साथ गाल भी लाल हो गए थे। उसका हर एक टच रुद्र की बॉडी में सेंसेशन पैदा कर रहा था, जिससे उसे अलग महसूस हो रहा था। अन्या ने अपनी नज़र उठाकर एक बार रुद्र को देखा, जो उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहे थे, लेकिन आंखें कुछ तो कह रही थी। अन्या जल्दी से अपनी नज़रें फेरकर रुद्र को उसकी शर्ट पहनाती है, फिर उसे बेड पर सही से लिटा देती है। फिर वो वैसे ही जाने के लिए मुड़ती हैं, तभी रुद्र झट से उसका हाथ पकड़ लेता है। अन्या रुद्र के स्पर्श को महसूस करके एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। जो एहसास उसके लिए काफ़ी जाना पहचाना था। अन्या जल्दी से खुद को नॉर्मल कर सवालिया निगाहों से पीछे पलटकर रुद्र को देखती है और कहती है, क्या हुआ, कुछ चाहिए आपको? रुद्र उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम कौन है? वो किसने किया है रुद्र का ये हाल? ये सुनकर अन्या हैरानी से कहती है, जी। रुद्र को जब रियलाइज होता है कि उसने फॉलो में क्या बोल दिया, तो जल्दी से खुद को संभालते हुए कहता है, मेरा मतलब है तुम कहाँ जा रही हो? अन्या बालकनी की ओर इशारा करते हुए कहती है, बालकनी में सोने। रुद्र तुरंत कहता है, उसकी ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ सोफे पर सो सकती हो, बाहर बहुत ठंड है। रुद्र का ऐसा कहना अन्या के लिए शौक से कम नहीं था। वो उसे नासमझी में देखते हुए कहते हैं, पर आपने ही तो। वो इतना ही कह पाते हैं कि रुद्र उसकी बात बीच में काटते हुए कहता है, और अब मैं ही कह रहा हूँ, यहीं सो जाओ। ये बोलकर वो अन्या का हाथ छोड़ देता है। अन्या अब तक असमंजस में रुद्र को ही देख रही थी। उसे रुद्र एक पहेली जैसा लग रहा था, जिसे जितना जानने की कोशिश करो उतना ही उलझते जाओ। वो मन में दुविधा लिए सोफे पर आकर लेट जाती है।
और कुछ ही देर में उसे नींद आ जाती है। अन्या के सोया हुआ महसूस कर रुद्र अपनी आंखें खोलकर उसके सामने देखता है, जहाँ अन्या बड़े आराम से सोई हुई थी। वो उसे एकटक देखता रहता है, जैसे उसे देखने भर से उसका सारा दर्द का सारी तकलीफ गायब हो जा रही है। रुद्र अन्या को देखते देखते कब सो जाता है उसे पता ही नहीं चला। अन्या अपने वक्त पर ही उठती है। उसकी नज़र अपने सामने बेड पर सोए हुए रुद्र पर जाती है। रुद्र के बाल उसके माथे की सफ़ेद पट्टी पर बिखरे हुए थे, जो उसे अट्रैक्टिव बना रहे थे। अन्या उसको यूँ सुकून से सोता हुआ देख मुस्कुराते हुए वॉशरूम फ्रेश होने चली जाती है। कुछ देर बाद जब नहाकर बाहर आती है, आज उसने हल्के हरे रंग की साड़ी और उसी के साथ फुल स्लीव ब्लाउज़ पहना था और एक नज़र सोते हुए रुद्र को देखकर मिरर के सामने आ जाती है। फिर वो अपने बालों को सुलझाकर माथे पर बिंदी, होठों पर गुलाबी लिपस्टिक लगाती है, गले में मंगलसूत्र और मांग में रुद्र का नाम का सिंदूर सजाकर मिरर से रुद्र को देखने लगती है। तभी उसकी नज़र रुद्र के चेहरे पर जाती है, जिस पर दर्द के कारण सिकन थी। ये देखकर वह जल्दी से उसके पास जाती है और देखती है कि रुद्र के कंधे पर लगा पिल्लो नींद में ही अपनी जगह से हट गया था। अन्या समझ गई कि इसी वजह से रुद्र को दर्द हो रहा है, लेकिन दवा के असर में उसकी नींद नहीं खुली। वो झट से आगे बढ़कर रुद्र के कंधे की तरफ झुककर उसके तकिए को ठीक करने लगी, लेकिन तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया। वो सीधे रुद्र के ऊपर गिरने ही वाली थी कि तभी उसने अपने आप से खुद को रोक लिया। पर तभी रुद्र नींद में कुछ हिला और अन्या के होठ सीधे उसके गाल से छू गए। अन्या को जब महसूस हुआ तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो इस अचानक सी हुई हरकत से सक-पका गई। अन्या जल्दी से हड़बड़ाते उठी और बिना रुद्र को देखे वहाँ से चली जाती है। उसे ये सोचकर काफ़ी शर्म आ रही थी कि अगर रुद्र जा गया होता तो क्या होता। उसके बारे में ही वो नींद में उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। ये सारी बात सोचकर अन्या कुछ घबरा गई थी। उसे फिर से रुद्र का गुस्सा और उसकी वार्निंग याद आने लगी। फिर वो जल्दी से नीचे किचन में आकर अपने कामों में लग गई। वहीं कमरे में रुद्र बेफिक्र सुकून की नींद सो रहा था। उसे तो पता ही नहीं कि आखिर क्या हुआ। सुबह के 9 बजे रुद्र की नींद खुली। दवा के असर से उसे रात में गहरी नींद आई थी। वो अपनी आंखें खोलकर सबसे पहले सामने देखा। सोफे पर अन्या को न देखकर घड़ी को देखता है। उसे आज काफ़ी लेट हो गया था, इसीलिए उसे जल्दी से उठने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसके कंधे में दर्द होने लगता है। रुद्र अपने कंधे को पकड़कर बेड पर आराम से बैठता है। तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खुलता है। रुद्र को लगा अन्या होगी, इसलिए झट से दरवाजे की तरफ करता है, पर सामने अन्या नहीं बल्कि रेहान था। रेहान ने जैसे ही रुद्र को बेड पर अपने कंधे को पकड़ते देखा, वो घबरा गया। वह जल्दी से भागकर उसके पास आता है और फिक्र भरे लहजे में कहता है, भाई आप ठीक हो? आपको दर्द हो रहा है? डॉक्टर को बुलाऊं? इतना बोलते हुए रेहान ने जैसे ही अपना फ़ोन निकाला, रुद्र उसका फ़ोन लेते हुए कहता है, नहीं रेहान, ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रेहान एक बार फिर उसको देखकर कंफर्म करते हुए कहता है, पक्का? रुद्र सिर्फ अपने पलके झपका देता है तो रेहान जल्दी से आकर रुद्र को साइड से हटा लेता है। उसे ऐसा करते देख रुद्र को कोई हैरानी नहीं हुई। वो रेहान का नेचर जानता था कि वो बाहर से जितना जिंदा दिल है और मजाकिया है, उतना ही अंदर से भावुक है। इसीलिए उसने हाथ से दूसरे रेहान को सिर को सहलाते हुए कहा, रेहान मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसी छोटी मोटी खरोंचों से डरता नहीं चाहिए। रेहान कहता है, भाई डर तो लगता है आपको खोने से। आपको पता है ना, जब से मम्मा गई हैं तब से आप ही मेरी दुनिया हो। आपको मैं नहीं खो सकता भाई। डर लगता है कि अगर आपको कुछ हो गया तो मैं अकेला पड़ जाऊँगा। रुद्र रेहान के इमोशनल अच्छे से समझ रहा था, लेकिन उसे ऐसे रोते हुए देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए वो उसे खुद से दूर कर उसकी आंखों में आए आंसू पोंछकर विश्वास के साथ कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा, फालतू बात सोचना बंद करो। फिर कुछ सोचकर आगे कहता है, अगर इतना ही सोचने का दिल कर रहा है तो मेरे बदले आज ऑफिस चले जाओ। वहाँ काम करोगे तो ऐसी फालतू बातें नहीं सोचोगे। ऑफिस का नाम सुनकर रेहान हड़बड़ाते हुए कहता है, ऑफिस में? रुद्र हाँ मैं सिर हिलाता है। रेहान ये सुनकर जल्दी से कहता है, मैं कैसे जा सकता हूँ? मुझे तो कॉलेज जाना है, मेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। असल में रेहान ने ऑफिस से बचने के लिए ही कॉलेज ज्वाइन किया था। रुद्र कहता है, कब तक ये बहाना बनाओगे? रेहान रुद्र के गले में प्यार से बाहें डालकर कहता है, जब तक आप मेरे साथ हो भाई, पूरी लाइफ टाइम के लिए। इतना बोलकर रेहान अपनी बत्तीसी दिखा देता है। रुद्र उसकी इस हरकत पर हल्का सा मुस्कुरा देता है। ये देखकर तो रेहान खुद को जोर का पिच करता है ताकि वो खुद को यकीन दिलाए कि रुद्र आज उसकी इस बात पर मुस्कुरा रहा है। रुद्र उसकी हरकत देखकर सवालिया नज़रों से उसे देखता है तो रेहान अपना फ़ोन ढूंढते हुए कहता है, मेरा फ़ोन कहाँ है?
मुझे जल्द से जल्द डॉक्टर को बुलाना होगा और आपका फुल चेकअप करवाना होगा। मुझे लगता है आपकी 1-2 नस हिल गई हैं इस वजह से एक्सीडेंट से। रुद्र उसकी नौटंकी देख उसे घूरते हुए कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? रेहान कहता है, भाई बकवास नहीं, सच कह रहा हूँ। आपको पता है आप अभी अभी मुस्कुराए, वो भी मेरी बात पर। या तो आपकी 1-2 नस हिल गई है या मेरे जोक्स ऑफकोर्स केवल लेवल के अच्छे हो गए हैं। रुद्र की बात सुनकर अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहता है, नस जोक्स का पता नहीं, लेकिन तुम्हारी नौटंकी अक्सर लेवल जितनी हो गई है। इतना बोलकर रुद्र जैसे ही वाला होता है तभी रेहान की नज़र रुद्र के गाल पर जाती है, जिसे देखकर वो शरारती लहजे में कहता है, ओहो अब पता चला मेरे गुस्से वाले भाई का मूड आज इतना जोयली कैसे है। रुद्र उसकी बात को इग्नोर करके अपने फ़ोन में कुछ ये करता है, पर रेहान अपने ही धुन में कहता है, वो इसीलिए क्योंकि मेरी प्यारी भाभी ने भाई को इतनी प्यारी गुड मॉर्निंग जो दी है। उसकी बात में अन्य का जिक्र सुन रुद्र की उंगलियां रुक जाती हैं और वो रेहान को घूरता है। रेहान मुंह बनाते हुए कहता है, मुझे क्यों घूर रहे हो भाई? हकीकत तो आपको निशान बयां कर रहा है, जो छुपाते नहीं छुप रहा है। इतना बोलकर रेहान हंसने लगा और तभी उसकी नज़र दरवाजे पर गई जहां अन्या रुद्र की कॉफ़ी लिए खड़ी थी। पर जैसे ही उसके कानों में रेहान की बात पड़ी वो जम सी गई। रेहान अन्या को देख हंसते हुए उसके पास जाकर कहता है, ओह भाभी आप तो गजब ही कर दिया। फिर कान के पास जाकर धीरे से कहता है, वैसे ये गजब आप रोज़ क्या करें ताकि मेरे एक्सप्रेसलेस भाई के चेहरे पर कुछ अलग भाव जो दिखे। इतना बोलकर रेहान अन्या को विक करके चला जाता है। अन्या को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, न मुस्कुरा पा रही थी और ना कुछ कह पा रही थी। तभी उसकी नज़र सामने से उसकी तरफ आते रुद्र पर गई। रुद्र खुद के पास आता है देख अन्या की सांसें ही बैठने लगी। उसे डर लग रहा था कि रुद्र ज़रूर उसे उसकी सुबह अनजाने में की गई हरकत ले डांटेगा। जैसे जैसे रुद्र अन्या के करीब बढ़ रहा था वैसे वैसे अन्या की दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। उसने तो डर से अपनी आंखें तक बंद कर ली। रुद्र उसकी ऐसी हरकत देखकर सोचने लगा कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। वो अन्या के पास खड़ा होकर उसके कांपते हुए होठों को देखकर जल्दी से वॉशरूम की ओर चला गया। वॉशरूम के दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ से अन्या ने जल्दी से अपनी आंखें खोली। वो रुद्र को अपने पास न देखकर दिल पर हाथ रखकर एक चैन की सांस लेते हुए मन ही में कहती हैं, अभी तो बच गई अन्या और पता नहीं कब तक बचती रहेगी। इस रुद्रदेव का प्रकोप कभी भी तुझ पर गिर सकता है। बेहतर यही होगा मैं इसके सामने ना आऊँ। इतना बोलकर वह जल्दी से कॉफ़ी टेबल पर रखकर वहाँ से चली जाती है। वहीं वॉशरूम में रुद्र मिरर के सामने खड़ा होकर फ्रेश होने के लिए टॉप ऑन करता है कि तभी उसकी नज़र अपने चेहरे पर लगे निशान पर जाती है, जिससे उसे रेहान की बात याद आती है। वो उस निशान को अपनी उंगलियों से छूता है तो उसे एहसास होता है कि ये लिपस्टिक का निशान है। रुद्र सोच में पड़ जाता है कि आखिर लिपस्टिक का निशान उसके गाल पर कैसे आया। तभी उसके जहन में अन्या का चेहरा आता है और उसी के साथ उसे कपकपाते होठ याद आते हैं। उन पर भी यही रंग लगा था, जिसे सोचकर रुद्र की भौहें तन जाती हैं। आखिर इस निशान का मतलब क्या है? वो खुद को मिरर में देख अपने गालों पर लगे उस निशान के ऊपर उंगलियां फेरकर अन्या को महसूस करता है। ये फीलिंग उसके लिए बिल्कुल अलग थी। वो निशान को छूकर हल्का सा मुस्कुरा देता है। उसे अन्या पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि वो खुद कुछ और ही फील कर रहा था जिसे अभी भी वो समझ नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर अपने स्टडी रूम में चला आया। आज वो ऑफिस नहीं गया था, इसलिए घर से ही वो अपने सारे ज़रूरी काम निपटा रहा था। जियान भी उसके साथ ही था। रुद्र जब काम में लगा होता है तो उसे वक्त का होश नहीं रहता। कब सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई उसे कुछ पता ही नहीं चला, और आज भी वही हुआ। अन्या ने रुद्र का खाना और दवाई नौकर के हाथ उसके स्टडी रूम में ही भिजवा दी थी। असल में वो सुबह वाले एक्सीडेंट की वजह से रुद्र के सामने जाने से डर रही थी, लेकिन जब उसे पता चला कि रुद्र ने अब तक खाना ना खाया न दवाई ली, तब उसे रुद्र की फिक्र होने लगी थी। उसे इतनी चोट लगी थी, ऊपर से इतना काम करके ठीक नहीं था। नौकरों से भी यही पता चला कि ये रुद्र की पुरानी आदत है और काम के बीच में उसे दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सब जाकर अन्या सोच में पड़ गई। वो जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जब उससे रहा नहीं गया तो वो अपने कदम उसके स्टडी रूम की तरफ बढ़ा देती है। उसके अंदर घबराहट तो थी, लेकिन उससे ज़्यादा रुद्र की फिक्र थी, इसीलिए वो अपनी सारी हिम्मत जुटाकर डोर नॉक करती हैं। रुद्र से आवाज़ आती है तो अन्या गहरी सांस लेकर अंदर चली जाती है। सामने रुद्र अपनी चेयर पर बैठा कोई पेपर पढ़ रहा था। उसके आसपास टेबल पर भी पेपर्स रखे हुए थे और जियान ठीक उसके बगल में खड़ा होकर उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा था। जियान की नज़र अन्या से मिलती है तो अन्या उससे जाने का इशारा करती है,
जिसे देखकर जियान रुद्र को देखता है, जो अपने कामों में खोया हुआ था। जियान को समझ नहीं आता है कि आखिर वो करे तो क्या करे, अपने बॉस से इजाज़त ले या अपने नई लेडी बॉस की बात मानकर चुपचाप बाहर चला जाए। फिर जियान कुछ सोचकर बाहर चला जाता है। तभी नौकर भी खाने की प्लेट अन्या को पकड़ाकर चला जाता है। इस वक्त कमरे में सिर्फ अन्या और रुद्र थे। रुद्र को अब तक अन्या के प्रेजेंस का आइडिया नहीं था, लेकिन अन्या की नज़रें रुद्र पर ही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आ तो गई, लेकिन रुद्र को कहे क्या, कहीं उसका गुस्सा उस पर फूट न जाए। यही सब सोच सोचकर वो घबराहट में अपने हाथ मसलती हैं, जिससे उसके हाथ में पहनी चूड़ियाँ खनक जाती हैं। ये आवाज़ सुनकर रुद्र अपनी नज़रें उठाकर सामने देखता है तो अन्या की नज़र उसकी नज़र से मिलती है, जिससे एक पल के लिए दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। लेकिन अन्या जल्द ही होश में आते हुए अपनी नज़र झुका लेती है। रुद्र उसे देखते हुए कहता है, तुम यहाँ कोई काम था? अन्या अपनी घबराहट छुपाते हुए खाने की ओर इशारा करके कहती है, हाँ वो खाना। इतना बोल वो चुप हो जाती है। रुद्र भी वहाँ रखी प्लेट को वापस अपनी फाइल में रखते हुए कहता है, तुम दबा में खाना। रुद्र के ऐसे कहने पर अन्या कहती है, दोपहर से तो खा रखा है, अब तो शाम होने को आई है, आपको इतना काम नहीं करना चाहिए, चोट लगी है आपको। अन्ना के ऐसे कहने पर रुद्र की नज़र सीधा उस पर जाती है, जो इस वक्त सर नीचे करके खड़ी थी। रुद्र अपनी फाइल बंद करके चेयर से उठकर ठीक अन्या के सामने खड़ा हो जाता है। अन्या रुद्र के करीब होने से सहज सी जाती है। वो अपने कदम पीछे करते हुए कहती है, मैं पत्नी होने के नाते नहीं कह रही हूँ, मैं तो वो। इतना बोलकर वो कुछ बोलने लगती है कि तभी रुद्र उसे देखते हुए कहता है, अजनबी और नौकरों में इतनी हिम्मत नहीं कि वो रुद्र राय चौहान पर हुक्म चला सके। तो रुद्र के ऐसे कहने पर अन्या असमंजस में उसे देखने लगती है। रुद्र बिना कुछ कहे सोफे पर बैठा जाता है और खाना खाने लगता है। खाना खाने वक्त अब रुद्र को कुछ दर्द का एहसास हो रहा था, पर वो बिना इस बात को जाहिर किए अपना खाना खाने लगा था। अन्या उसका दर्द देख पा रही थी, इसीलिए वो जल्दी से कमरे से बाहर जाती है और 2 मिनट में आइस पैक लेकर आती है। फिर रुद्र के कंधे और बाजू के बीच रख देती है। अन्या के ऐसा करने पर रुद्र अपनी नज़रें उठाकर उसे देखता है, पर कहता कुछ नहीं है। कुछ देर में स्टू अपना खाना फिनिश करके वापस अपने काम में जाने ही वाला था कि तभी अन्या तुरंत आगे बढ़कर उसकी बाजू पकड़ लेती है। रुद्र पलटकर अन्या के हाथ को देखता है, जो उसके बाजू को पकड़े हुई थी। अन्या तुरंत अपना हाथ हटाकर कहती है, आप सुबह से काम कर रहे हैं, अब आपको रेस्ट करना चाहिए, नहीं तो हैंड में स्वेलिंग आ जाएगी। इसके कहने का रुद्र कुछ कहे अपना लैपटॉप उठाकर कमरे से बाहर चला जाता है। अन्या तो हैरान सी बस रुद्र को देखती रहती है। वो मन में कहती है, अन्या इस अकड़ू राय चौहान को क्या हो गया है, ये तेरी बात आज्ञाकारी बच्चे के जैसे मान रहा है। वैसे तो हर वक्त अपनी नाक पर आईफेल टावर से भी ऊंचे करके अकड़ में रहता है। ज़रूर उसके सर पर चोट लगी है, इसीलिए आज ये बदला बदला लग रहा है। वैसे मुझे ये आज्ञाकारी राय चौहान कुछ जम नहीं रहा है। इतना बोलकर वो भी कमरे से निकल जाती है। इस वक्त रात के 2 बज रहे थे। रुद्र अपने ज़रूरी कामों में लगा हुआ था। अन्या सोफे पर आराम से सोई हुई थी। तभी काम करते करते रुद्र के हाथों में कुछ दर्द होने लगा, जिससे खुद के हाथों को रिलैक्स छोड़कर वो लैपटॉप बंद कर देता है। जैसे ही वो लैपटॉप टेबल पर रख रहा था, तभी उसकी नज़र सामने सोफे पर सोई हुई अन्या पर जाती है। कमरे में सिर्फ रुद्र के साइड की लाइट जल रही थी। वो सोती हुई अन्या को देखकर उसके पास बढ़ जाता है। सोती हुई अन्या छोटी बच्ची की तरह क्यूट लग रही थी। रुद्र उसे देखते ही देखते कहीं खो सा गया। वो घुटनों के बल बैठकर अन्या के चेहरे को करीब से देख रहा था। न जाने क्या कशिश थी उसमें, जो रुद्र उसमें डूबने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। तभी उसकी नज़र अन्या के गुलाबी होठ पर जाती है। उसमें मन में एक बार अन्या के वो मुलायम होठ छूने की चाह जागती है। वो अन्या के होठों को देखते हुए अचानक आगे बढ़ता है और हल्के से उसके होठ को छूकर जल्दी से दूर हो जाता है। ये एक सॉफ्ट किस थी जिसका अन्या को कुछ पता नहीं चला, लेकिन इस किस के बाद से इसका दिल मानो बेचैन हो गया। उसे खुद पर अब गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो खुद के इमोशन को काबू नहीं कर पा रहा था। ऐसे कैसे हो वो अन्या को किस कर सकता है, इसका कोई हक नहीं है। क्या रुद्र समझ पाएगा अपने दिल में उठे जज्बातों को, या अपने पुराने जख्मों के कारण कर देगा अन्या को खुद से दूर? वो बेचैन सा बेड पर आकर लेट गया। उसे अब तक अपनी फीलिंग का कोई एहसास नहीं हो रहा था, या हो रहा था, लेकिन वो खुद मानने से इनकार कर रहा था। ऐसे ही सोचते सोचते उसे भी नींद में अपने आगोश में ले लिया। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। अन्या ने रुद्र के हर ज़रूरत का ख्याल रखा। रुद्र को अन्या का ख्याल रखना अच्छा भी लग रहा था और उसे बेचैन भी कर रहा था। दिग्विजय जी अन्या को देख
मन ही मन संतुष्ट थे, क्योंकि अन्या के आने के बाद उसके पोते में कुछ ऐसे बदलाव आए थे जो वो साफ देख पा रहे थे। आज रुद्र को ऑफिस जाना था, इसीलिए वो सुबह सुबह तैयार हो गया। अन्या को इस बात की खबर नहीं थी। वो तो सबके लिए नाश्ता बनाने में लगी थी। सभी डाइनिंग एरिया में आकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तभी चौहान मेंशन में एक रेड कलर की स्पोर्ट कार एंटर होती है। गार्ड उस कार को पहचानते थे, इसीलिए वो दरवाज़ा बिना किसी रुकावट के खोल देते हैं। कार सीधा चौहान मेंशन के मेन डोर पर आकर रुकती है और ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खुलता है। कार से एक 5 फीट के करीब की लड़की निकलती है। गोरा रंग, कंधे से भी ऊपर आते ब्राउन बाल, वाइट कलर की शर्ट, शॉर्ट ड्रेस जो उसकी गोरी थाई को मुश्किल से ढक रही थी। चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान लिए वो चौहान मेंशन के अंदर जाती है। सब नाश्ता करके हॉल में ही बैठे थे। रुद्र भी ऑफिस जाने के लिए रेडी होकर नीचे आ चुका था। तभी वो लड़की रुद्र को देखकर सीधा आकर उसके गले लगते हुए कहती है, ओह रुद्र, आई मिस यू सो मच। सब उस लड़की को देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो सब उसे अच्छे से जानते थे और साथ ही रुद्र का नेचर भी जानते थे। पर वही थोड़ी दूर खड़ी अन्या के लिए ये सब नया था। वो तो जब से चौहान मेंशन में आई थी तब से उसे यहाँ कोई फीमेल नहीं दिखी थी, न ही रुद्र को किसी लड़की के बारे में बात करते सुना था। और आज ऐसे अचानक कोई लड़की आकर सीधा रुद्र से लिपट गई थी। ये उसके लिए काफ़ी शॉकिंग था। रुद्र जल्दी से उस लड़की को खुद से अलग करके गुस्से में कहता है, समायरा, तुमसे कितनी बार कहा है दूर रहकर बात किया करो। ये लड़की समायरा मेहरा थी, रुद्र, शौर्य और अभय की कॉलेज फ्रेंड। समायरा की नज़र शुरू से ही रुद्र पर थी, लेकिन रुद्र कभी उसे घास तक नहीं डालता था। वो जितना उसके करीब जाने की कोशिश करती थी, रुद्र उसे उतना ही इग्नोर करता था। रुद्र के ऐसे अलग करने पर समायरा का तो मुंह बन जाता है, लेकिन वो फिर भी ज़बरदस्ती की मुस्कान के साथ कहती है, लेकिन रुद्र, दोस्त तो ऐसे ही मिलते हैं। रुद्र कड़क लहजे में कहता है, पर मुझे नहीं पसंद है ऐसे मिलना। तभी पीछे से शौर्य आते हुए कहता है, लेकिन मुझे पसंद है। फिर वो अपनी बाहें फैला देता है। समायरा शौर्य की आवाज़ सुन उसकी तरफ देखती है और मुस्कुराकर उसे वार्म हक देते हुए कहते हैं, वाह, तुम भी यही हो, वरना तुमसे मुलाकात तो सिर्फ स्क्रीन पर ही होती है। शौर्य अपने उसी फ्लर्टिंग वे में कहता है, तुम चाहो तो रियल लाइफ में भी हो सकती है। इतना बोलकर शौर्य विंग करता है, जिससे समायरा शर्माते हुए कहती है, क्या तुम भी। रुद्र उसकी बकवास बातें सुनकर अपनी घड़ी में वक्त देखते हुए कहता है, तुम दोनों बातें करो, मुझे ऑफिस जाना है। रुद्र की बात सुन समायरा उसको रोकते हुए कहती है, रुद्र, मुझे भी तुम्हारे ऑफिस आना है। वो डैड ने प्रोजेक्ट में चेंजेस किए थे, उसी मैटर में मैं तुमसे डिस्कस करना था। समायरा की बात सुन रुद्र काफ़ी फीके टोन में कहता है, सॉरी, मैं फ्री नहीं हूँ। मिस्टर मेहरा को जो भी प्रॉब्लम है वो तुम मेरी टीम या अमन से डिस्कस कर सकते हैं। उसका ऐसा जवाब सुनकर समायरा की मुस्कान फीकी हो जाती है। उसे लगा था कि अगर वो रुद्र से काम से रिलेटेड बहाना बनाएगी तो वो मना नहीं कर पाएगा और उसे वक्त देगा। इस बीच वो शायद रुद्र के करीब आ सके, लेकिन रुद्र ने तो सीधा उसके मुंह पर मना कर दिया था। वहीं रेहान और तविस रुद्र के हाथों समायरा की इनडायरेक्ट बेइज्जती सुन मुंह दबाकर हंस रहे थे। समायरा की चाहत से वहाँ हर कोई वाकिफ था, यहाँ तक कि खुद रुद्र भी, इसलिए वो सभी उससे ही दूरी बनाकर रखना था। तभी वहाँ दादाजी भी आवाज़ आती है। वो अभी अभी अपने कमरे से आए थे। अरे समायरा बेटा, आप कब आई? हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। दिग्विजय जी की आवाज़ सुन समायरा वापस से अपनी मुस्कान बिखेरते हुए उनके पास जाकर कहती है, बस अभी आई हूँ दादाजी, आप कैसे हैं? दिग्विजय जी सोफे पर बैठते हुए खुशी से कहते हैं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तंदुरुस्त हूँ। और वैसे भी जब से मेरे पोते ने मेरी आधी ख्वाहिश पूरी की, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि खुशी से मेरी उम्र 10 साल घट गई है। बस अब आधी और हो जाए तो मैं जवान हो जाऊंगा। इतना बोल दिग्विजय जी रुद्र को देखकर हंसने लगते हैं। रुद्र उनकी गोल गोल बात अच्छे से समझ रहा था, इसीलिए उसकी नज़र बातों ही बातों में थोड़ी दूर खड़ी अन्या पर चली जाती है, जिसे देखकर रुद्र को वो पल याद आ जाते हैं जब वो बह गया था। वो जल्दी से अपनी नज़रों फेर लेता है। सबको दादाजी की बात समझ आ गई थी, सिवाय समायरा के। वह कन्फ्यूज से एक्सप्रेशन के लिए सबके मुस्कुराते चेहरे को देखकर कहती हैं,
क्या मतलब दादाजी, मैं कुछ समझी नहीं। दिग्विजय जी अपने पोते को चिढ़ाते हुए कहते हैं, अरे जो बात कहनी थी सो मैंने कह दी, और रही बात मतलब की, तो वो तुम अपने दोस्त से ही पूछो, वो ही तुम्हें अच्छे से समझा देगा। क्यों, सही कहा ना। दिग्विजय जी जानबूझकर रुद्र को प्रोक कर रहे थे। सुमायरा उनकी बात से और कंफ्यूज हो जाती हैं। वो सवालिया नज़रों से रुद्र को देखती हैं, तभी उसकी नज़र थोड़ी दूर खड़ी अन्या पर जाती है। चौहान मैंसन में किसी अनजान लड़की को देख सुमायरा हैरान रह जाती हैं। वो अन्या की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं, वो कौन है दादाजी। सुमायरा कैसे पूछने पर सबकी नज़र अन्या पर जाती है, जिससे अन्या कुछ अफोर्ड फील करने लगती हैं। तो दिग्विजय जी अन्या को अपने पास आने का इशारा करते हुए कहते हैं, ये है अन्या। इतना बोलते हुए दिग्विजय जी की नज़र रुद्र से मिलती है तो वो बोलते बोलते चुप हो जाते हैं। वो चाहते थे कि रुद्र ही अन्या की पहचान बताए, लेकिन रुद्र कुछ नहीं कहता है। अन्या धीरे से चलकर सबके सामने आती हैं। सुमायरा एक नज़र उसकी सादगी भरी खूबसूरती देखती हैं तो उसे अन्या से जलन होती है। उसकी मांग का सिंदूर और गले का मंगलसूत्र सुमायरा को उसकी पहचान सोचने पर मजबूर कर रहे थे, क्योंकि आज तक कोई ऐसे तो इस घर में नहीं रहा। उसे अचानक दादाजी की कही बात याद आती है। वो अपने मन में कहते हैं, कहीं ये रुद्र की। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। इसमें ऐसा क्या है जो रुद्र से शादी करेगा। नो वे। पर ये यहाँ कैसे। सुमायरा अन्या को देख सबसे सवालिया नज़रों से पूछती हैं, ये कौन है। सब चुपचाप बस रुद्र को देखते हैं कि आखिर वो क्या जवाब देगा, लेकिन रुद्र चुपचाप खड़ा था। अन्या की नज़रें भी रुद्र पर ही थी। उसके कुछ दिन के नॉर्मल बिहेव से अन्या के दिल में जो झूठी उम्मीद जगी थी वो हर बीतते पल के साथ टूटती जा रही थी। तभी रेहान को अन्या के लिए बुरा लगता है, इसीलिए वो आगे बढ़कर अन्या के कंधों पर पकड़ प्राउड से कहता है, मैं बताता हूँ, ये है मेरी भा। उससे इतना ही कहा था कि सबके कानों में रुद्र की आवाज़ आती है, ये कोई नहीं है। रुद्र का ऐसा बोलना वहाँ किसी को पसंद नहीं आया। तभी रेहान बीच में अपनी बात को जोर देते हुए कहता है, अरे भाई के लिए कुछ नहीं होगी, पर मेरे लिए तो सब कुछ है। मेरी दोस्त है और कुछ दिन हमारे साथ रहने आई है। रेहान के ऐसे कहने पर सुमायरा तंज भरी निगाहें नीचे से ऊपर तक डालकर कहती है, दोस्त। रेहान, वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी दोस्त में इतना बुरा टेस्ट है। ये तो तुम्हारे घर की सर्वेंट कहलाने के भी लायक नहीं है। वैसे नाइस चॉइस। बातों की जाल में सुमायरा का यूं अन्या का इंसल्ट करना वहाँ किसी को पसंद नहीं आया। रुद्र को भी सुमायरा की बातें पसंद नहीं आती हैं, इसीलिए वो बिना कुछ कहे ऑफिस के लिए निकल जाता है। सुमायरा भी की बात सुनकर रेहान का तो खून खोल जाता है। वो गुस्से में कुछ कहने के लिए आगे बढ़ता है कि अन्या उसका हाथ पकड़कर उसे इशारों से मना करती है, जिसकी वजह से रेहान गुस्से के घूंट पीते हुए तंज से कहता है, यही ख्याल मेरे भाई का तुम्हारे लिए भी है। इतना बोलकर वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। तवीज़ भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। सुमायरा को तो पूरा मूड ही खराब हो गया था और अब उसे अन्या का पर गुस्सा आने लगा, क्योंकि इसकी वजह से रेहान ने उसकी इंसल्ट की थी। वो गुस्से में अन्या को देखती हैं तो अन्या दिग्विजय जी को सुमायरा के लिए स्नैक्स और जूस लाने का बोल चुपचाप वहाँ से चली जाती है। दिग्विजय जी सुमायरा को अपने पास बैठने को कहते हैं। सुमायरा एक प्रेजेंट की मूड नहीं थी, लेकिन वो उन्हें मना नहीं कर सकती थी, ना ही उन्हें नाराज़ कर सकती थी, क्योंकि उसके लिए वो एक सीढ़ी थे रुद्र के दिल तक पहुंचने की लिए। अन्या किचन में जाके सर्वेंट को कुछ इंस्ट्रक्शन देती हैं, जिसे सुन सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। तभी रेहान गुस्से में अन्या के पास आकर कहता है, वो समझती क्या है खुद को, भाई की दोस्त है तो क्या मेरी भाभी की इंसल्ट करेगी। आपने मुझे क्यों रोका भाभी, मैं आज उसे उसकी औकात दिखा देता। अन्या अपने काम को करते हुए हंसकर बात टालते हुए कहती हैं, रहने दो ना रेहान, वो सरफिरी हैं तो हम तो उसके जैसा नहीं बन सकते हैं ना, और मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसकी बातों का। रेहान उसके हाथ से प्लेट लेते हुए कहता है, कैसे फ़र्क नहीं पड़ता, आपने तो मुझे कुछ कहने ही नहीं दिया, वरना आज मैं उसे उसकी नानी याद दिला देता। अन्या उसका गुस्से से लाल चेहरा देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, अरे बाबा, अरे इन्ना गुस्सा। अन्या के ऐसे कहने पर रेहान को लगता है कि वो उसका मजाक उड़ा रही है, इसीलिए वो चिढ़ते हुए कहता है, मैं आपके लिए उससे लड़ने के लिए तैयार हूँ और आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं। भाभी, आप इस बात को इतनी आसानी से कैसे टाल सकती हैं। अन्या उसको समझाते हुए कहती है, टाला नहीं, इग्नोर किया, और किस हक से मैं कुछ कहती जब तुम्हारे भाई ने वो हक दिया ही नहीं। अन्या की बात सुन रेहान शांत हो जाता है।
फिर कुछ सोचकर उदास सा चेहरा बनाते हुए कहता है, यही तो, आपने मांगा क्यों नहीं, आपका हक था। अन्या उसका चेहरा देख कर उसका गाल प्यार से छूकर कहती है, मांगी हुई चीज़ लौटाई जाती है रेहान, और मुझे तुम्हारे भाई से मांगना नहीं, हासिल करना है। और जिस दिन वो हक वो खुद मुझे देंगे, उस दिन मैं सबको मुंह तोड़ जवाब दूंगी। और वैसे भी तब मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि तुमने कहा था ना कि तुम्हारे भाई इस परिवार की ढाल हैं, और एक दिन मेरे भी बनेंगे, तो फिर इतना गुस्सा किस बात का। अन्या के इतने प्यार से समझाने पर रेहान के दिल को अलग सा सुकून मिला। आज तक रेहान को किसी ने भी ऐसे प्यार से नहीं समझाया था, ना ही ऐसी ममता से हाथ फेरा था। रेहान इस वक्त काफ़ी इमोशनल फील कर रहा था। वो अपने जज्बातों को काबू में करते हुए कहता है, वो दिन कब आएगा भाभी। रेहान के सवाल पूछने पर अन्या चुप हो गई। इस बात का जवाब तो उसके पास भी नहीं था। ये सारी बातें तो उसने रेहान को समझाने के लिए कही भी थी, पर उसने ये पूछने पर अन्या के दिल में फिर से रुद्र की बात लाने लगती है। तुम इस घर की बहू तो बन सकती हो, पर मेरी पत्नी बनने की कोशिश भी कभी मत करना। ये बात याद आते ही अन्या अंदर ही अंदर बेचैन होने लगती हैं। वो अब रेहान को क्या कहे कि तुम्हारे भाई ने वो रिश्ता पहली ही रात को ख़त्म कर दिया था, और वो कभी उसको हक उसे देगा। अन्या को चुप देख रेहान बेचैनी से कहता है, बोलो ना भाभी, चुप क्यों हो। अन्या खुद को शांत करते हुए एक झूठी मुस्कान बखेरते हुए प्यार से कहते हैं, बहुत जल्द, बस थोड़ा सब्र रखो। यूँ हर छोटी छोटी बात पर गुंडागर्दी भीम बनने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और गदाधारी भीम बनने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलती हुए अन्या शरारत से उसकी नाक पकड़ खींचती है। रेहान उसकी हरकत पर हल्का सा आह करते हुए हंस देता है। अन्या भी उसका साथ देते हुए हंस देती है। तभी रेहान के मन में आता है और वो झट से आगे बढ़कर अन्या को हक कर लेता है। अन्या रेहान के इस एक्शन से अवाक रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक रेहान को क्या हो गया। अन्या रेहान की पीठ पर हाथ रखकर प्यार से पूछती, रेहान क्या हुआ, अरे आर यू ओके। रेहान अन्या को जवाब न देकर कुछ पल वैसे ही रहकर उससे अलग होता है। इस वक्त उसकी आंखों में कुछ नमी थी जो अन्या से छुप नहीं पाती। वो जल्दी से उसके गाल पर हाथ रखकर फिक्र से कहती है, रेहान क्या हुआ, तुम रो रहे हो। रेहान जल्दी से अपने आंसू छुपाते हुए कहता है, नहीं भाभी, मैं क्यों रोऊंगा, रोते तो कमज़ोर है ना। रेहान कैसे कहने पर अन्या अपने बोई सिकुड़ कर कहती है, कहाँ से सीख कर आए ये सब बचकानी बातें। ऐसा थोड़ी होता है कि जो रोए वो कमज़ोर होते हैं। ये सब बस तुम्हारे अंदर की विल पावर पर डिपेंड करता है, समझे। रेहान बस हाँ में सिर हिलाकर मुस्कुरा देता है। तब इसके फ़ोन में तविश का कॉल आता है, तो वो अन्या को बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। अन्या वापस अपने काम में लग जाती हैं, लेकिन वहाँ दो आंखें थी जिसने देव और भाभी का इमोशन मोमेंट देखा था और अन्या को रेहान को प्यार से हैंडल करते देखा था। वो और कोई नहीं, आकाश जी थे, जो शांति से पिलर के पीछे छुपकर उनकी सारी बातें ध्यान से सुन रहे थे और देख रहे थे। उनके जहन में कुछ था जिससे वो किसी से शेयर नहीं कर पा रहे थे। रेहान के जाने के बाद वो भी वहाँ से चले गए। कुछ वक्त के बाद समायरा भी दिग्विजय जी को उनके कमरे में ड्रॉप करके वापस जाने लगी। तभी उसकी नज़र अन्या पर पड़ती है, जो नौकरों को कुछ काम के इंस्ट्रक्शन दे रही थी। समायरा उसे देखकर एक तंज भरी मुस्कान के साथ उसके पास आते हुए कहती हैं, महल में किसी ने एक कोना क्या दे दिया। वो खुद को इस महल की रानी ही समझने लगी। समायरा की बात सुनकर अन्या उसकी तरफ पलटते हुए उसे देखती हैं, तो समायरा फिर से कहती हैं, क्या हुआ, सच कड़वा लगा। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारी पहुंच तो काफ़ी ऊंची है और किस्मत काफ़ी अच्छी है, वरना हर किसी की किस्मत में ये महल नसीब नहीं होता। समायरा की बात सुनकर अन्या मुस्कुराते हुए कहती हैं, सच कहा, मैं भी आपकी इस बात से सहमत हूँ। और वैसे भी हर किसी की किस्मत आपके जैसी थोड़ी ना होती है, जो जहाँ पहुँचना चाहे वहाँ पर रास्ता तय न मिले। अन्या का इशारा रुद्र की तरफ था, जो समायरा को एक तमाचे जैसा लग रहा था। वो गुस्से में अन्या को उंगली दिखाते हुए कहती है, यू तुम्हारी औकात क्या है जो तुम मुझसे ऐसे बोल रही हो। अन्या अपनी स्माइल बरकरार रखते हुए कहती हैं, वही जो तुम्हारी आपकी है इस घर में। अन्या की बातें अब समायरा के गुस्से को हवा देने का काम कर रही थी। वो अपने एटीट्यूड में उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए कहती हैं, मेरी औकात तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगी, और इस वक्त तुम होगी इस घर के बाहर और मैं होंगी उस घर के अंदर।
देख लेना, ये समायरा मेहरा का वादा है। इतना बोलकर समायरा गुस्से में दनदनाते हुए बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी दरवाजे तक आते आते उसकी सैंडल की हील कुछ डगमगा जाती है, जिसकी वजह से वो लड़खड़ाते हुए बाहर निकल जाती है। अगर कोई उसे ऐसे देखता तो उसको लगता जैसे कोई समायरा को धक्के मारकर बाहर निकाल रहा हो। उसे ऐसे जाते देख अन्या की हंसी छूट जाती है और साथ ही वहाँ आसपास खड़े नौकर भी हंसने लगते हैं। समायरा के कानों में अन्या की हंसी की आवाज़ पड़ती है तो वो पीछे मुड़कर अपनी आँख खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए वहाँ से अपनी कार की तरफ जाती है और कार के अंदर बैठकर वहाँ से तेज़ रफ्तार में निकल जाती है। अन्या की इस बात सब तमाशे से बोर होकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रात में सब अपना अपना खाना फिनिश करते हैं और कमरे में चले जाते हैं। अन्या रुद्र का इंतज़ार करती है क्योंकि उसकी आदत बन गई थी, जब तक वो रुद्र को खिलाकर दवा ना दे दे उसे चैन नहीं मिलता था। रुद्र का घाव अब तक भरा नहीं था जिसकी अन्या को चिंता थी। वो काफ़ी वक्त तक रुद्र का इंतज़ार करती रही, लेकिन रुद्र अब तक नहीं आया था। क्या रुद्र कभी देगा अन्या को उसका हक? क्या करेगी समायरा जब उसे पता चलेगा कि रुद्र की अन्या से शादी हो चुकी है और अन्या उसकी पत्नी है? पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में।